हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के वीडियो में वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। इक्वेशन बताना है, समीकरण बताने वाला। तो गौर से देखिएगा, थोड़ा ढंग से देखिएगा। पिछले लेक्चर में इसके हमने सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, सारे फार्मूले बताए थे। इसमें से जैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पहला वाला, और ये तीनों एक जैसे हैं। आंसर हमने नहीं लिखे, नॉर्मल आंसर, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। तो ये वाला हम बताएंगे पहला, ये दोनों आप उसी तरीके से लगाएंगे। जैसे हम आपको पहला बताएंगे वैसे आप दूसरा और तीसरा लगाएंगे। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, मन से देखिएगा, ये अच्छे क्वेश्चन है। हमने आपको बताया, हर वीडियो में बताते कि हमारे वीडियो में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो एनसीईआरटी बुक के होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होंगे, एनसीईआरटी बुक से होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होंगे, और अन्य बुक से अच्छे क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। तो आप जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया वो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और पढ़िए, और पढ़ने के बाद कमेंट्स करिएगा। आप लोग कमेंट्स थोड़ा नहीं करते तो कम अच्छा लगता है, थोड़ा सा उत्साह कम हो जाता है। तो वीडियो बनाने में और मज़ा आएगा अगर आप थोड़ा सा कमेंट्स करेंगे। देखिए ज़रा गौर से। तो पहला वाला बताएंगे। इसके पहले आप इसमें कौन सा, देखो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ए से जाने वाले कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे, समझिएगा। तीनों क्वेश्चन में ए से जाने वाली तथा वेक्टर ए से जाने वाली तथा वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण। आपको बताया था पिछले वीडियो में इसको, समांतर रेखा का समीकरण। गौर से देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। इसमें ए से जाने वाली तथा बी के समांतर रेखा का समीकरण बताया गया था। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर। इस कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। देखिए, तीनों क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से लगेंगे। पहला वाला एनसीईआरटी का है, दोनों सेम है। हो सकता है एक आध का, चलो इसका भी आंसर लिख देंगे, थर्ड का। तो इसमें देखिए, मतलब जिससे जाती है वो ए वेक्टर हो गया, और जिसके पैरेलल है, जिसके समांतर है, वो बी वेक्टर हो गया। देखिएगा तो इसमें ए वेक्टर कौन हो गया, इससे जाती ए वेक्टर। तो इसको वेक्टर में कैसे बदलोगे, देखो 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और बी वेक्टर बराबर कितना आएगा, जिसके पैरेलल है। देखिए 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ये तो आर वेक्टर बराबर, देखिएगा ए वेक्टर की जगह कितना लिख दिया जाए, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेम्डा। बी वेक्टर की जगह 3i कैप 2j कैप माइनस 8k कैप, ये लिख दिया गया। देखिए, बस इतना सॉल्व करो, चाहो तो आई वाले एक साथ लो, इतना ठीक है। अब देखिए, इसी में से अगर इसी को कार्तीय रूप में बदलना हो तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कार्तीय रूप में कैसे बदलते हैं। देखिए, इसी को कार्तीय रूप में कैसे बदलते हैं, गौर से देखिएगा, ढंग से देखिएगा, तभी समझ पाओगे। कार्तीय रूप में पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि सदिश रूप से कार्तीय रूप में कैसे बदला जाता है। सदिश रूप से कार्तीय रूप में कैसे बदला जाता है, देखिएगा। जैसे x यहाँ प्लस का 5 है तो यहाँ माइनस का 5 बराबर y, यहाँ प्लस का 2 है तो यहाँ माइनस का 2 इक्वल टू z, यहाँ माइनस का 4 है तो यहाँ प्लस का 4। ऐसे गौर से देखिएगा कार्तीय रूप में कैसे लिखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि सदिश से कार्तीय में बदलना आप सीखिए। सदिश से कार्तीय में, कार्तीय से सदिश में। ये पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसको बदलते कैसे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। x माइनस प्लस का 5 तो यहाँ माइनस 5, y प्लस का 2 तो माइनस 2, z माइनस का 4 तो प्लस। और ये चीज़, ये जैसे लिखा होगा वैसे, अपान 3 अपान में 2 अपान में माइनस 8। इसमें चिन्ह जैसे लिखा होगा वैसे ही लेंगे। इसमें बस जैसे यहाँ प्लस 5 था तो यहाँ माइनस 5, यहाँ प्लस 2 है तो यहाँ माइनस 2, यहाँ माइनस 4 है तो प्लस 4, और अपान में जैसे 3 लिखा है, 2 लिखा है, माइनस 8। ये तो जैसे लिखे होंगे वैसे ही लिख देंगे। इनका चिन्ह बदल के लिखते हैं। देखो चिन्ह बदल के कैसे, प्लस के 5 को माइनस 5 लिखा गया, प्लस के 2 को माइनस 2 लिखा गया, माइनस के 4 को प्लस 4 लिखा गया। लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं, जैसे लिखा है 3 को 3, 2 को 2 और माइनस 8 को 8। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तीसरा वाला आपको लगाना है, दोनों लगाने हैं। चलिए एक का आंसर लिख देते हैं। इसमें जो थर्ड वाला लिखा हुआ है इसका आंसर लिख देते हैं। थर्ड वाले का चलिए आंसर लिख देते हैं।
बहुत गौर से देखिएगा, थर्ड वाले का आंसर लिख देते हैं। इसका देखिए आंसर, इसका आंसर है R इक्वल टू, आंसर सदिश रूप में लिख देते हैं, कार्तीय रूप में इसका आंसर लिख देते हैं। सदिश रूप में तो आप x माइनस इन सबको दोनों रूप में सॉल्व करिएगा, दोनों रूप में सॉल्व करना है, दोनों रूपों में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर दूसरे टाइप क्वेश्चन, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सदिश से कार्तीय और कार्तीय से सदिश कैसे लेते हैं, इसको बहुत अच्छी चीज़ है, लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए ये दो क्वेश्चन जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से पहला जो है ये NCERT का है। ये जो पहला मतलब ये जो चौथा नंबर लिखा हुआ है ये NCERT का क्वेश्चन है, NCERT बुक से, और ये भी इसी के जैसा है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। इसमें कार्तीय एवं सदिश दोनों बताना। एक सदिश रूप में हमने आंसर लिख दिया, कार्तीय में आप चेंज कर लेंगे। देखिए तो ऊपर लिखा, अभी क्या था, अभी आपने देखा था कि उस रेखा का समीकरण था जो A से जाती है और B के समांतर है। उस रेखा का समीकरण था जो A से जाती है, वेक्टर A से जाती है तथा वेक्टर B के समांतर है। तो जो पिछला लेक्चर था, उस पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कैसे निकाला जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अभी क्या बताया था, अभी जो आपको पिछले लेक्चर, अभी जो क्वेश्चन बताया गया था उसमें था A से जाती है और B वेक्टर के समांतर है। इसमें समांतर शब्द हटा दिया गया। इसमें देखिए समांतर शब्द हटा दिया गया, सीधे क्या क्या लिखा है कि दो बिंदुओं से जाती है। तो इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, पहले तो कॉन्सेप्ट समझिए, ये वाला लगेगा। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर से जाने वाली रेखा का समीकरण। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर से जाने वाली रेखा का समीकरण। इसके पहले में क्या था, ए से जाती और बी के समांतर है। इसमें ए वेक्टर तथा बी वेक्टर से जाने वाली रेखा का समीकरण। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर से, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर से जाने वाली रेखा का, देखिए जरा गौर से, तो क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये होता है। तो चौथा वाला थोड़ा सा गौर से देखिएगा, चौथे वाले को गौर से देखिएगा। इसमें ये ए वेक्टर समझा जाए, देखिए तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस हो जाएगा 0j कैप, 0j कैप हो जाएगा, तो j कैप ना लिखा जाए, प्लस हो जाएगा 2k कैप, 2k कैप। और बी वेक्टर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो देखिए रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण गौर से देखिएगा, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसके अगर आपसे पूछा जाए इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगेगा, तो इसके पहले वाला कब लगेगा, जब ए से जाएगी और बी के समांतर होगी, बी के पैरेलल होगी, तब इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें पैरेलल नहीं है। देखिए जरा, तो आर वेक्टर बराबर, गौर से देखिएगा, ए वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये देखिए बी वेक्टर है, बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ये बी वेक्टर हो गया। अब माइनस ए कैप, देखिए माइनस ए वेक्टर, सॉरी करें माइनस ए कैप, माइनस ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को माइनस करेंगे। तो जब ए वेक्टर को माइनस करेंगे, मेरी बात को समझिएगा, बहुत छोटी छोटी गलतियां जो मोस्टली बच्चे कर देते हैं, यही आपको नहीं करना। इसीलिए कहते हैं कि हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, आपको पता लगेगा, जब आप 2-4 वीडियो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमारे वीडियो जो हैं, जो लेक्चर हैं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, वाकई में आपको सिखाने के लिए। इसीलिए कहते हैं आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। देखिए तो माइनस ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को जब माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। जब माइनस करेंगे देखो, तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस वाला कैसा हो जाएगा, माइनस का। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, आर वेक्टर बराबर
माइनस आई कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा 3i और प्लस आई 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। अब इसी का कार्तीय समीकरण निकाला जाए। देखिए तो कार्तीय समीकरण में कैसे बदलेंगे, देखो x माइनस, जैसे यहाँ पर गौर से देखिएगा, अभी बताया था ये -1 है, i का गुणांक कितना है -1, तो यहाँ x प्लस हो जाएगा ऐसे, y यहाँ पर j नहीं है तो y -0 लिखेंगे। 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि j नहीं है। देखिए यहाँ पर -1 तो यहाँ +1 अभी बताया था, और j नहीं है तो 0 हो जाएगा, बराबर z यहाँ पर 2 प्लस का तो यहाँ पर 2 माइनस का, ऐसे बताया था। एक बार फिर से समझ लीजिए कि सदिश समीकरण से कार्तीय समीकरण में कैसे चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, पहले x और यहाँ पर -1 है तो +1 तो x +1, y यहाँ है नहीं है, j नहीं है, j नहीं है, देखो यहाँ j नहीं है तो y -0, फिर z यहाँ +2 तो यहाँ -2, और ये तो जैसे लिखे होंगे अपान 4 अपान -2, या फिर इसी को सॉल्व करके आप क्या लिख सकते हो, x +1 अपान 4, y अपान 4 और z -2 अपान -2। इसका देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो और अच्छे क्वेश्चन बताए जाएँ आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी इसी में वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन जो स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, गौर से देखिएगा, दोनों एक जैसे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में, CBSE, UP बोर्ड, ICSE बोर्ड, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हमने आपको बताया कि हमारे वीडियो में आपको NCERT एग्जाम्पलर और कुछ अन्य क्वेश्चन भी मिलेंगे, अन्य बुकों से जो अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। दोनों एक जैसे हैं तो 7वां आप लगाएंगे, 6वां हम बता रहे। उस रेखा का समीकरण जो 2 - 1 से जाती है तथा इस रेखा के समांतर है। तो इसमें हम लोग सीधे देखो इसको, देखिए यहाँ पर होता क्या है, किसी एक रूप में निकाल लें। जैसे अगर हम लोग सदिश रूप में निकाल लें तो उसको हम लोग कार्तीय रूप में बदल सकते हैं, बदल देते हैं, या कार्तीय रूप में निकाल लें तो सदिश रूप में बदल देते हैं। ये बहुत गौर से पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलते हैं। अगर हम लोग सदिश रूप में निकाल लें तो कार्तीय रूप में बदल दें, कार्तीय रूप में निकाल दें तो सदिश रूप में बदल दें। तो इसको चलो कार्तीय रूप में निकाल दें। तो इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, देखिए किसी एक रूप में निकल आए, सदिश या कार्तीय में से किसी एक रूप में निकल आए तो दूसरे रूप में बदल देंगे। अगर सदिश में निकल आएगा तो कार्तीय में बदल देंगे, कार्तीय में निकल आएगा तो सदिश में बदल देंगे, सदिश में आएगा तो कार्तीय रूप में बदल देंगे, कार्तीय में आएगा तो सदिश में बदल देंगे। देखिए तो इसमें हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, x1, y1, z1 से जाने वाली कार्तीय रूप निकाल लें, और कार्तीय से सदिश में बदल देंगे। हमने आपको बताया किसी एक रूप में निकाल लें, और किसी जिसमें निकाल लें उसके अलावा दूसरे में चेंज कर दें। सदिश में निकाल लें तो कार्तीय में बदल दें, कार्तीय में निकाल लें तो सदिश में बदल दें। तो देखिएगा, तो इसको चलो कार्तीय रूप में निकालते हैं, सदिश में बदल लेंगे। x1, y1, z1 से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये कॉन्सेप्ट जो आपको पिछले लेक्चर में बताया था। x1, y1, z1 से जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा 2 बार लिख दिया, जाने वाली रेखा का समीकरण x - x1 अपान a, y - y1 अपान b, z - z1 अपान c। देखिए आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि x1, y1, z1 वो बिंदु हैं जिससे होकर रेखा जाती है। x1, y1, z1 वो बिंदु हैं जिससे होकर रेखा जाती है, और a b c क्या होंगे, रेखा के द्विक अनुपात होंगे, या फिर इस रेखा के द्विक अनुपात होंगे, या फिर रेखा के समांतर रेखा के द्विक अनुपात होंगे। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। इसीलिए जिन्होंने पिछला लेक्चर ना देखा हो पहले जा करके तुरंत पिछला लेक्चर देखिए, जिन्होंने पिछला लेक्चर ना देखा हो जा करके पिछला लेक्चर देखिए। x1, y1, z1 वो बिंदु होते हैं
जिससे होकर रेखा जाती है, जिस बिंदु से होकर रेखा जाती है, और ABC रेखा के द्विकोणुपात होंगे। अगर रेखा के द्विकोणुपात ना पता हो तो समांतर रेखा के द्विकोणुपात भी ले सकते हैं, क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके द्विकोणुपात या तो बराबर होते हैं या तो समानुपाती होते हैं। हमने कहा था कि अगर एक रेखा के, देखिए आपको जब स्टार्ट किया था पहला लेक्चर आप देख लीजिए आकर के, मेरा हमने बताया था और इसके पहले वाला लेक्चर भी देख लीजिए। हमने कहा था अगर एक रेखा के द्विकोणुपात पता हो और दूसरी समांतर रेखा के द्विकोणुपात पूछे जाएं तो वही सेम द्विकोणुपात ले लेना है आपको। अगर एक रेखा के द्विकोणुपात पता हो और दूसरी रेखा के द्विकोणुपात पूछे जाएं जो कि रेखा के समांतर हो या समांतर रेखा के द्विकोणुपात पूछे जाएं तो आप वही द्विकोणुपात ले सकते हो जो आपको पता हो। मेरी बात फिर से सुन लो, ये पहले लेक्चर में भी बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था और सबसे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था। इसलिए हमने कहा कि सीरियल से हमारे लेक्चर देखिए, तब आपको मज़ा आने वाला है। अगर किसी एक रेखा के द्विकोणुपात पता हो तो समांतर रेखा के द्विकोणुपात, अगर किसी एक रेखा के द्विकोणुपात दिए हों तो समांतर रेखा के द्विकोणुपात भी वही होंगे जो रेखा के द्विकोणुपात होंगे। जैसे देखिए इस रेखा के द्विकोणुपात कितने, 2, 7, 3। तो अब जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है वो रेखा इस रेखा के समांतर है, तो उसके भी द्विकोणुपात यही हो जाएंगे 2, 7, 3, क्योंकि हमने बताया था कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके द्विकोणुपात या तो बराबर या तो समानुपाती होते हैं, और समानुपाती अगर होंगे तो उनको भी बराबर में बदला जा सकता है किसी न किसी संख्या का भाग लगा करके। ये पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था, तो फिर गांठ बांध लो, सुन लो बेटा, समझ लो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसलिए हमने कहा कि हम आपको बिल्कुल 100% परिपक्व बनाने के लिए वीडियो बनाना हमने शुरू किया, इसलिए समझिए। तो अगर एक रेखा के द्विकोणुपात पता है, दूसरी रेखा उसी के समांतर है, तो वही द्विकोणुपात उसमें भी आ जाएंगे, वही द्विकोणुपात उसमें भी आ जाएंगे। तो अगर एक रेखा के द्विकोणुपात पता है तो दूसरी समांतर रेखा के द्विकोणुपात भी वही हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस बिंदु से जाती तथा इसके समांतर है। तो इस रेखा के द्विकोणुपात कितने, 2, 7, 3। तो जो समांतर रेखा है उसके भी द्विकोणुपात 2, 7, 3 होंगे। और समांतर रेखा है कौन सी, जिसका हमको समीकरण ज्ञात करना है वो रेखा इस रेखा के समांतर है, जिसका हमें समीकरण बताना है, निकालना है, ज्ञात करना है। जिस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है वो रेखा इस रेखा के समांतर है। तो समांतर है तो फिर उस रेखा के भी द्विकोणुपात 2, 7, 3 ही लेंगे। किस रेखा के द्विकोणुपात 2, 7, 3 लेंगे, जिस रेखा का हमें समीकरण बताना है। क्योंकि हम आपको इसके पहले वाले लेक्चर में और सबसे पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके द्विकोणुपात बराबर ले सकते हैं। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके द्विकोणुपात बराबर ले सकते हैं, बराबर ले सकते हैं, समानुपाती होंगे या बराबर होंगे। तो देखिएगा जरा, तो इस रेखा के द्विकोणुपात कितने, 2, 7, 3। तो जिसका समीकरण निकालना है वो रेखा इसके क्या है, समांतर, तो उसके भी द्विकोणुपात हो जाएंगे 2, 7, 3। तभी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि ABC क्या होंगे, रेखा के द्विकोणुपात या फिर रेखा के समांतर रेखा के द्विकोणुपात। तो समांतर रेखा के यही है 2, 7, 3। अब देखिएगा तो x माइनस x1 की जगह 2, y माइनस y1 की जगह -1, तो ये हो जाएगा z माइनस z1 की जगह 1। और ABC क्या होंगे, रेखा के द्विकोणुपात, रेखा के द्विकोणुपात या समांतर रेखा के द्विकोणुपात, क्योंकि रेखा और समांतर रेखा के द्विकोणुपात सेम ले सकते हैं, सेम लिए जाते हैं। तो जो रेखा है वो इसके क्या है, समांतर है, तो यही द्विकोणुपात। और इसके द्विकोणुपात कितने, 2, 7, 3। देखिए जिस रेखा का हमको समीकरण निकालना है वो रेखा इस रेखा के समांतर है, और इसके द्विकोणुपात 2, 7, 3 है, तो फिर उस रेखा के भी द्विकोणुपात 2, 7, 3 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो रेखा, कौन सी रेखा, जिसका हमें समीकरण बताना है वो रेखा इसके समांतर है, और समांतर में यही द्विकोणुपात ले लेंगे, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे 2, 7, 3। अब देखिए इसको सदिश रूप में कैसे बदला जाए। तो सदिश रूप में कैसे बदलेंगे, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था आर वेक्टर बराबर, यहाँ माइनस का 2 तो यहाँ प्लस का 2, यहाँ प्लस का 1 तो देखो प्लस का 2i कैप, यहाँ प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा j कैप, तो 1 लिखा नहीं जाता, आपको पता ही से। यहाँ माइनस का 1 है तो यहाँ प्लस का 1 k कैप, तो 1 लिखेंगे नहीं। अब देखिएगा प्लस लेमडा, और ये तो जैसे लिखा है 2i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 3
के कैप, ये हुआ जाके आंसर। तो इसको आपको सॉल्व करना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब और अच्छे क्वेश्चन बताते हैं। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए बहुत मन से समझा दिया गया है, और पिछले लेक्चर में बताया था बदलना एक रूप से दूसरे रूप। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा सवाल लिखा हुआ है। हमने आपको बताया कि हमारे वीडियो में सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके बाद शेयर करिए, कमेंट्स जरूर करिए। कमेंट्स करने से आने वाले समय में आपको कंपटीशन तक के वीडियो मिलेंगे, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए उस रेखा का समीकरण जो इससे जाती तथा बिंदुओं इतने को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, और ये अगर आ गया तो बहुत लोग नहीं लगा पाएंगे, 90% बच्चे नहीं लगा पाते। इसलिए हमने बताया अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखिए। इसमें आप पहले देखिए कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ये ए से जाने वाली, ए सदिश से जाने वाली, देखिए ए से जाने वाली तथा बी के समांतर रेखा का समीकरण, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तब भी बहुत लोग नहीं लगा पाएंगे, थोड़ा सा देखिएगा कैसे क्या होता है। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये होता है। मतलब ए वेक्टर जिससे जाती है, देखिए तो इसमें ए वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब बी वेक्टर कैसे निकाला जाए, बी जिसके समांतर है। देखिए बी कौन सा वेक्टर होगा, जिसके समांतर है। उसमें समांतर किसके, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो ये एक अजीब टाइप का सवाल हो गया थोड़ा। तो बी वेक्टर की जगह देखो कितना लिया जाए, तो थोड़ा समझिएगा किसके समांतर है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की। जैसे मान लो ये एक बिंदु ए है, सपोज कर लो कि एक बिंदु ये ए है, एक बिंदु ये ए है और एक बिंदु ये बी है। यही बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए इसको बता रहे हैं। तो किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। तो मतलब बी की जगह क्या आएगा, देखो बी वेक्टर की जगह आएगा ए बी वेक्टर, बी वेक्टर की जगह क्या आएगा, ए बी वेक्टर। क्यों, क्योंकि देखो ए से जाती है, जिससे जाती हो तो ए वेक्टर हो गया, तथा समांतर किसके है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। जैसे एक बिंदु को हमने समझ लिया ए वेक्टर और ए और एक को समझ लिया बी, तो इन किसके समांतर है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर, मतलब ए बी के समांतर है। मतलब किसके समांतर, ए बी के। तो जिसके समांतर हो गया वो बी वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर। देखिए तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे आप, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी माइनस ओ ए मतलब समझते हो, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। अब देखिए हमने वेक्टर नहीं पढ़ाया तो हम ये नहीं कहेंगे कि जा करके वो वाला लेक्चर देख लो या वो वाला वीडियो देख लो, लेकिन तब भी आप समझिएगा कि जो बिंदु होते हैं कहीं पर भी आप एक चीज़ बिल्कुल गांठ बांध लो, नोट कर लो। हमने बताया हम सिखाने के लिए ही वीडियो बनाने आए हैं, ताकि आपको सिखा सके, कन्फ्यूजन दूर सके। किसी भी सवाल में, वेक्टर के सवाल में कहीं बिंदु लिखा हो, शीर्ष लिखा हो या निर्देशांक लिखा हो, तो वो हमेशा स्थिति सदिश ही होते हैं। वेक्टर वाले किसी भी सवाल में, वेक्टर के किसी भी सवाल में अगर शीर्ष शब्द लिखा हो, बिंदु शब्द लिखा हो, निर्देशांक शब्द लिखा हो, तो वो स्थिति सदिश ही होते हैं। नोट कर लीजिए, बिल्कुल नोट पॉइंट डाल करके। इसलिए हमने कहा कि पेन और रजिस्टर लेकर के बैठा करिए, नोट पॉइंट डाल करके आप लिख सकते हो कि वेक्टर वाले सवाल में, वेक्टर वाले चैप्टर में कहीं पर शीर्ष शब्द लिखा हो, शीर्ष लिखे हो, बिंदु लिखे हो, निर्देशांक लिखे हो, शीर्ष लिखे हो, बिंदु लिखे हो, निर्देशांक लिखे हो, तो स्थिति सदिश ही होते हैं। वो सब स्थिति सदिश ही होते हैं। देखो तो ए बी वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। क्यों, क्योंकि अगर आपसे कोई कहे ए बी वेक्टर क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि रेखा ए और बी को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है वो ए बी के समांतर है, और जिसके समांतर होता है वही बी वेक्टर होता है। तो समांतर यहाँ पर किसके हुआ, ए बी के। तो ए बी ही बी वेक्टर है, मतलब जो ए बी वेक्टर होगा वही बी वेक्टर होगा। तो ए बी वेक्टर निकालेंगे। और ये है क्या, ये बिंदु हैं, बिंदु हो और चाहे शीर्ष हो चाहे निर्देशांक हो, वो स्थिति सदिश ही होते हैं। ओ बी वेक्टर को क्या बोलेंगे, बी का स्थिति सदिश मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, और ओ ए वेक्टर को क्या बोलेंगे, ए का स्थिति सदिश मूल बिंदु ओ के मूल बिंदु ओ के सापेक्ष। तो ओ बी वेक्टर ये देखिए, आई कैप 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस ओ ए वेक्टर, ये
प्लस 4j कैप प्लस k कैप। देखिए जरा तो ए बी वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस i कैप माइनस 4j कैप माइनस k कैप। देखिएगा गौर से ए बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस i कैप 2i कैप 2j कैप माइनस 4j कैप माइनस 2j कैप 2k कैप माइनस ये आ गया। तो बी वेक्टर की जगह देखिए कितना आ गया 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। और इसके जैसे अभी हमने आपको कई सवाल बताए थे, एक बताया था और 2-3 इसका आंसर लिख देते हैं। चलो इसका आंसर लिख देते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में कार्तीय रूप में लिख देते हैं आप सदिश और कार्तीय, इसका आंसर लिख देते हैं। अभी बताया था सबसे पहले जब वीडियो की स्टार्टिंग की गई थी तो इसी से स्टार्ट की गई थी, तो कार्तीय रूप में इसका आंसर लिख देते हैं। x माइनस 2/2 है, y प्लस 1/-2 है, आंसर लिखे दे रहे हैं, और z माइनस 1/1 है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप लगा लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में केवल कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आते हैं कि 2 बिंदु दिए गए थे कैसे समांतर निकाला गया, समझ लीजिए। अब देखिए 2 समीकरण एक जैसे लिखे हैं, ये रेखा को कार्तीय रूप में बदलना है और इसके द्विक अनुपात निकाल। ये कार्तीय रूप है, द्विक अनुपात हो गए 1 2 3, इसको इसके भी द्विक अनुपात निकालना है। थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आप अंसार वगैरह जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए हमने कहा कि फॉर्मेलिटी के लिए हम वीडियो नहीं बनाते। अब देखिए तो जुड़िए तो हमारे चैनल से, आपको खुद यकीन हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये है x इक्वल टू, थोड़ा सा देखिएगा, x इक्वल टू ay प्लस b है और z इक्वल टू है cy प्लस d। इसके द्विक अनुपात निकालें। देखो किसी भी रेखा के द्विक अनुपात तभी निकलेंगे जब रेखा मानक रूप में ऐसे हो जाएगी, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। जब रेखा मानक रूप में बदल जाएगी, जब रेखा मानक रूप में बदल जाएगी, देखिए एक चीज़ आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी कभी गलत मत करना। मानक रूप मतलब यहाँ x का गुणांक +1 होना चाहिए और यहाँ y का गुणांक +1 और z का गुणांक +1। जब भी इस रूप में बदल जाएगी तो जो ABC होंगे यही रेखा के द्विक अनुपात होंगे, यही जो होंगे यही रेखा के क्या हो जाएंगे, द्विक अनुपात। जब तक मानक रूप में नहीं बदल लेंगे तब तक, जब तक मानक रूप में नहीं बदल लेंगे तब तक द्विक अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल 100%। मानक रूप में बदलने का मतलब हो गया जो x का गुणांक है वो +1 होगा, जो y का गुणांक है वो भी +1 होगा, जो z का गुणांक है वो भी +1 होगा। जब तक मानक रूप में रेखा नहीं बदल जाएगी तब तक आप उसके द्विक अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। जब तक रेखा मानक रूप में नहीं बदल जाएगी तब तक आप उसके द्विक अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। और मानक रूप में रेखा कब बदल जाएगी, ये बिल्कुल सुन लीजिए, समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, दिमाग में बसा लीजिए कि रेखा मानक रूप में कब बदल जाएगी, जब x का गुणांक +1, y का गुणांक +1 और z का गुणांक भी +1। तो चलिए इसको बदलते हैं, देखिएगा थोड़ा सा गौर से कैसे बदलते हैं। पहले इसको हल कर लेते हैं। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस b बराबर ay। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस b/a बराबर y। अब इससे देखिएगा, गौर से देखिएगा, x माइनस b बराबर ay, तो x माइनस b/a बराबर y। अब इसको थोड़ा सा करो, देखो इसको लिख सकते हो z माइनस d बराबर cy, तो इसको लिख सकते हो z माइनस d/c बराबर y। अब आप इन दोनों से रिजल्ट निकालिए, निष्कर्ष निकालिए। देखिए क्या है, निष्कर्ष निकालिए क्या है, निष्कर्ष निकालिए क्या है, निष्कर्ष निकालिए क्या है। देखिए y के बराबर ये भी है और y के बराबर ये भी है, y के बराबर ये है और y के बराबर ये है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो x माइनस b/a बराबर y और बराबर z माइनस d/c। ये बनेगा जा करके, ये देखिए रिजल्ट निकला, ये रिजल्ट निकला, ये रिजल्ट निकला, ये रिजल्ट निकला। देखो y इसके भी बराबर है और y इसके भी बराबर है, तो लिख सकते हो x माइनस b/a बराबर y और बराबर z माइनस d/c। अब देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस b/a, इसको लिख सकते हो, इसको y माइनस 0/1 z माइनस d/c। देखिए अब देखिए मानक रूप में है ये रेखा, किस रूप में, मानक रूप में। कैसे पता चलेगा मानक रूप में, हमने आपको 100 बार बताया, समझ लीजिए, गलतियां ना करना। इसीलिए हम एक चीज़ को 10 बार बता रहे कि गलत ना होने पाए, किसी भी सूरत पे गलत ना होने पाए।
x का गुणांक +1, y का गुणांक +1 और z का गुणांक +1। x का गुणांक +1, देखिए x का गुणांक +1, y का गुणांक +1, z का गुणांक +1। अब देखिए तो अब इसके द्विक अनुपात कौन हुए, ये A1C। अगर इसी का सदिश रूप बनाना हो तो कैसे लिखोगे, देखो द्विक अनुपात तो A, 1, C। अगर सदिश रूप बनाना हो तो क्या लिखोगे, R वेक्टर बराबर, देखो यहाँ B माइनस का तो यहाँ B प्लस का, 0 j कैप तो 0 ना लिखो, 0 j कैप 0 हो जाएगा, यहाँ D माइनस का तो D प्लस का, D k कैप, j कैप नहीं है क्योंकि 0 है, प्लस लेमडा, ये सीधे जैसे AI कैप प्लस 1j कैप प्लस C k कैप, ये हुआ। अब देखो थोड़ा सा इसको बता दे कैसे करोगे, थोड़ा सा देखिए, 6 - 2 3y + 1 2z - 2, इसको मानक रूप में पहले बदलेंगे। मानक रूप में बदलना बिल्कुल सीख लो बेटा, बिल्कुल। ये तो समझो कि कब्र के अंदर के जो मुर्दे हैं वो भी सीख लें, उनको भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग तो जिंदा दिल इंसान हो, आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। मानक रूप में बदलना मतलब x का गुणांक +1, y का गुणांक +1 और z का गुणांक भी +1 होना चाहिए। x का गुणांक +1, y का गुणांक +1 और z का गुणांक +1। देखो तो x का गुणांक +1 बनाने के लिए यहाँ पर 6 है, x का गुणांक होना कितना चाहिए, +1 होना चाहिए। x का गुणांक +1 होना चाहिए और x का गुणांक है कितना, 6। तो पहले 6 कॉमन कर लिया जाए, देखो 6 कॉमन कर लो तो आएगा x - 2y6, ये तो समझ गए। इसमें 6 कॉमन नहीं है, और जिसमें कॉमन नहीं होता उसमें बटे में लिखा जाता है, जिसमें कॉमन नहीं होता उसमें बटे में लिखा जाता है, अपान में लिखा जाता है। जिसमें कॉमन नहीं होता उसमें बटे में लिखते हैं, या कह सकते हैं अपान में लिखते हैं, अपान में लिखते हैं, अपान में लिखते हैं। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया जा रहा है, अगर कोई पूछे तो आप बताओगे मानक रूप में बदलने के लिए। किस लिए ऐसा किया जा रहा है, मानक रूप में। मानक रूप का मतलब x का गुणांक +1, x के साथ +1 होना चाहिए। x का अभी x का गुणांक 6 है, +1 बनाने के लिए 6 कॉमन कर लिया। अब देखो y का गुणांक +1, तो यहाँ 3 कॉमन कर लो तो y + 1/3 हो जाएगा। इसमें 3 कॉमन नहीं तो बटे में आ जाएगा। z का गुणांक +1 बनाना है, देखिए z का गुणांक है कितना, 2, बनाना कितना +1, तो 2 कॉमन कर लीजिए तो 2/2। अब देखिए इसको लिख सकते x माइनस, ये हो जाएगा 2/6 1/3, 3, ये हो जाएगा y + 1/3 2, ये हो जाएगा z - 1। अभी देखिए अभी बटे में कुछ नहीं आया, तो एक काम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, 6 से भाग दे दो सभी में, 6 से क्या कर दो, भाग। देखो तो 6 से भाग करोगे तो जब इसमें 6 का भाग करोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, ऐसे सीधे 1 बचेगा। 6 से भाग कर दोगे तो 6 से भाग कर दोगे तो 6/6 1 हो जाएगा। इसमें 6 से भाग करोगे, इसमें जब ऐसे देखो 6 का भाग ऐसे करोगे तो 3 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। इसमें 6 से भाग करोगे, देखो 6 से भाग मतलब ऐसे 6 करोगे तो ये कट नहीं जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 6 से भाग करने का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए मानक रूप में है, अब देख लीजिए मानक रूप में है। मानक रूप का मतलब यहाँ पर x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक 1 है और इसके द्विक अनुपात 1 2 3 है। तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए तो और अच्छे क्वेश्चन बताए जाएं, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बहुत अच्छी चीज़ें आप सीख रहे भैया। देखिए जो 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। हमने आपको बताया कि हमारे वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत गजब के क्वेश्चन है। बहुत ढंग से देखिएगा, बहुत मन से देखिएगा, बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट मतलब कंसंट्रेट होकर के देखिएगा। अब ये क्वेश्चन उन्हीं को समझ में आएगा, क्योंकि हम देखिए हर वीडियो में पूरी चीज़ें बेस से तो नहीं बता सकते हैं। इसके पहले वाला लेक्चर आप देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि किसी रेखा पर बिंदु कैसे निकालते हैं। अब वो चीज़ हम इसमें फिर बताएंगे तो ज़्यादा समय वेस्ट होगा, तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे लेक्चर अगर आप हमारे चैनल से जुड़े तो आप हमारे हर एक लेक्चर को गौर से देखिए, बिल्कुल सीरियल से, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर। तो इसके पहले वाला लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके पहले वाला अगर लेक्चर देख लेंगे कि हमने रेखा पर बिंदु निकालना कैसे बताया था, तो इसको हम देखो बता रहे हैं, इसका आंसर लिखा हुआ है तो आप सॉल्व कर लेंगे, दोनों सेम है। देखिएगा ज़रा, पहला वाला बता रहे हैं, देखिएगा जैसे ये रेखा है, इस रेखा पर आपको ऐसा बिंदु बताना है। रेखा पर बिंदु कैसे लेते हैं,
हमने आपको बताया था, इसके पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिए जा करके। हम आपसे बार बार यही कहेंगे कि इसके पहले वाला लेक्चर आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि रेखा पर बिंदु कैसे निकालते हैं, किसी रेखा पर बिंदु कैसे निकालते हैं, किसी रेखा पर बिंदु कैसे निकालते हैं, रेखा पर बिंदु कैसे निकालते हैं। देखिए सवाल पूरा पढ़ लीजिए। कहा गया इस रेखा पर बिंदु ज्ञात करो जिसकी बिंदु P1,3,3 से दूरी 5 मात्रक है। देखिए मतलब जैसे ऐसे ओरल समझो, जैसे मान लो ये रेखा है, ये वाली रेखा ये मान लो AB। अब इस रेखा पर कोई बिंदु बताना है, मान लो C वाला बताना है, और ऐसा बिंदु बताना है जिसकी ये 1,3,3 से दूरी कितनी है, ये 5 मात्रक है। ये बिंदु बताना है। एक रफली सा फिगर दिया गया, फिगर आपको बनाना नहीं है, फिगर इगर कोई बनाना नहीं, फिगर तो हमने केवल आपको इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि सवाल में पूछा क्या गया है। मतलब जैसे मान लो ये वाली रेखा AB है, तो इस रेखा पर एक बिंदु बताना है, मान लिया कि बिंदु C है। अब इस टाइप से बिंदु बताना है जिसकी 1,3,3 से दूरी कितनी है, 5 मात्रक है। मतलब इस रेखा पर ऐसा बिंदु बताना है कि उस बिंदु की अगर इस P से दूरी ली जाए तो दूरी कितनी रहनी चाहिए, 5 मात्रक रहनी चाहिए, 5 इकाई रहनी चाहिए, 5 मात्रक रहनी चाहिए। फिर से समझ लो, मतलब आपको इस रेखा पर एक ऐसा बिंदु बताना है, आपको इस रेखा पर एक ऐसा बिंदु बताना है कि अगर उस बिंदु की इस P से दूरी ली जाए, P से दूरी, तो वो दूरी कितनी होनी चाहिए, 5 मात्रक। अब आप पिछले वाले वीडियो में जिन्होंने पिछला पढ़ा होगा उनको समझ में आ जाएगा किसी रेखा पर बिंदु कैसे लेते हैं। देखिए इस रेखा पर हमें बिंदु लेना है, और कहाँ पर लेना है, जैसे ये C लेना है, तो रेखा पर बिंदु लेना पिछले लेक्चर में आपको बताया था कैसे। देखिए माना, गौर से देखिएगा, रेखा पर बिंदु कैसे निकालते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि रेखा पर, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भैया, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसी चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है कि रेखा पर बिंदु कैसे लेते हैं। इसको मान लिया ऐसे लैम्डा के बराबर, किसी रेखा पर बिंदु कैसे लेते हैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था। समझिए जरा, लैम्डा के बराबर मान लिया जाए, कैसे बिंदु निकालते हैं। लैम्डा या के कुछ भी मान लो, जरूरी के मान लो। अब पहले इसको हल करो, देखो x+2/3 बराबर लैम्डा, देखिएगा तो x+2 बराबर 3 लैम्डा, तो x बराबर हो जाएगा 3 लैम्डा -2, x का मान आ गया। अब इसको हल किया जाए, ये बिंदु निकालने का तरीका होता है रेखा पर। y+1 बराबर 2 लैम्डा, तो y बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा -1। अब इसको हल किया जाए, z-3/2 बराबर लैम्डा, तो हो जाएगा z-3 बराबर 2 लैम्डा, तो z बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा + 3। देखिए तो बिंदु कितना आ जाएगा, x y z, ये आ गया रेखा पर बिंदु, ये आ गया रेखा पर बिंदु। अब इसमें मालूम है कमी किस चीज़ की है। अब कमी इस चीज़ की है कि अगर लैम्डा का मान पता चल जाए, यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा का मान पता चल जाए तो यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो किसी भी रेखा पर अगर बिंदु निकालना है, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि किसी भी रेखा पर बिंदु निकालना है तो रेखा को लैम्डा या के बराबर मान लो। पहले इसको हल कर दो तो x का मान आ गया, इसको हल कर दिया y का मान आ गया, इसको हल कर दिया तो z का मान, तो x y z यही बिंदु हो गया। लेकिन ये भी अधूरा है, क्यों? क्योंकि पूरा तो तब होगा जब लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी। ये पूरा तब होगा जब लैम्डा का मान पता चल जाएगा, और लैम्डा का मान यहाँ पर रख देंगे। जैसे ये बिंदु, तो ये रेखा पर बिंदु निकल आया, मान लो C वाला, ये वाला बिंदु कितना निकल आया, ये वाला C वाला बिंदु। देखिए रेखा पर जो बिंदु निकल आया C, ये वाला C वाला कितना निकल आया, देखो ये निकला 3 लैम्डा -2, 2 लैम्डा -1 और 2 लैम्डा +3, ये बिंदु निकल आया। अभी ये अधूरा क्यों? क्योंकि लैम्डा का मान नहीं पता है। अभी अधूरा क्यों? क्योंकि लैम्डा का मान नहीं पता है। अब लैम्डा का मान कैसे निकालें? तो देखो, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है, 5। इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है, 5। तो दूरी का सूत्र लगा दिया जाए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x1 - x2 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब जैसे चित्र से देखें तो CP दूरी, तो CP दूरी कितनी है, 5। अब दूरी कैसे निकालेंगे, देखो x1 - x2 का होल स्क्वायर, देखिएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1। जब तक लैम्डा का मान नहीं निकलेगा तब तक ये अधूरा रहेगा।
ये किसी भी रेखा पर बिंदु निकालने का तरीका है, पिछले लेक्चर में बताया था। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, और ये दूरी कितनी है देखिए 5। इसी को हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो लेम्डा का मान आएगा और लेम्डा का मान इसमें रख देंगे तो बिंदु आ जाएगा। चलिए बताते हैं, देखिएगा ज़रा। ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 3 लेम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 लेम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सीधे आ जाएगा 4 लेम्डा स्क्वायर, 2 लेम्डा का होल स्क्वायर। ऐसा करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, क्योंकि हल करके भी लेम्डा का मान निकालना है। लेम्डा का मान यहाँ पर रखेंगे, सी में रखेंगे, तब सी वाला बिंदु निकलेगा। तो वर्ग कर दिया जाए। देखिए वर्ग करेंगे तो आएगा 3 लेम्डा माइनस, वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इसमें आ जाएगा 2 लेम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 लेम्डा स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। देखिए 5 वर्ग का वर्ग, वर्ग किस लिए किया गया? अंडर रूट हटाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। तो 5 का वर्ग 25। देखिएगा थोड़ा सा गौर से देखिएगा, इसको तोड़िए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आएगा। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आएगा, प्लस 4 लेम्डा स्क्वायर माइनस 25 को भी इस साइड ले आए तो माइनस 25। देखिए 4 और 4 8, 8 9 17 लेम्डा स्क्वायर, 18 और 16 34 लेम्डा, 18 और 16 34 हो जाएगा। अब देखिए ये 9 और ये 16 25, और ये माइनस 25 कट जाएगा, 9 और 16 प्लस का 25 है, माइनस का 25, इनसे 17 लेम्डा कामन कर लीजिए तो लेम्डा माइनस 2 बचेगा। एक बार 17 लेम्डा बराबर 0 तो लेम्डा बराबर 0 आएगा, एक बार लेम्डा माइनस 2 बराबर 0 तो लेम्डा बराबर 2 आएगा। अब देखिए सी वाला बिंदु कैसे आएगा, सी वाला बिंदु कैसे आएगा, थोड़ा सा देखिएगा। लेम्डा का मान 0 रखें तो लेम्डा का मान जब 0 यहाँ रखेंगे तो आएगा माइनस 2, यहाँ लेम्डा का मान 0 रखेंगे तो आएगा माइनस 1, लेम्डा का मान 0 रखेंगे तो आएगा 3, तथा अब अगर लेम्डा का मान 2 रखें तब कितना आएगा, तो यहाँ 2 रखोगे तो 3 दूनी 6, और 6 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। यहाँ अगर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, और 4 में 1 जाएगा तो बचेगा 1। यहाँ आप 2 रखोगे, लेम्डा का मान 2, यहाँ 2 दूनी 4 और 4 3 7। ये हुआ एक, देखिए बिल्कुल अच्छा सवाल। इसी टाइप का ये आपको लगाना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।